जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने स्कूल व्याख्याता का जो सेकंड पेपर होता है हिंदी का, उसकी विषय वस्तु को लेके, सिलेबस पाठ्यक्रम को लेके कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और कौन सी पुस्तक पुस्तक सूची रखें जिससे तैयारी करें और पहली बार में आप चयन प्राप्त कर लें, और कहाँ कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो लगभग ये वीडियो जो है थोड़ा 25 से 30 मिनट के आसपास रहेगा, तो पूरा वीडियो देखना है ताकि आप पूरी रणनीति समझ सको और फिर अपने विवेक से विचार करना है कि हाँ, मुझे किस तरह अपनी खुद की रणनीति इस तरह बनानी है और फिर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। देखो, जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है रणनीति बनाना, और रणनीति ही आपको अंतिम समय तक बनाए रखनी होती है और फिर चयन तक वही लेके जाती है। तो यहाँ बात करेंगे कि जो कि देखो 2018 में जो अपना पाठ्यक्रम था व्याख्याता का, उसमें और जो 22 में पाठ्यक्रम आया उसमें चेंज हुआ था। कुछ किताबें जैसे एनसीईआरटी किताबें थी तो 11वीं 12वीं किताबें 18 में शामिल थी, 22 में वो हटा दी थी, और स्नातकोत्तर स्तर में कुछ अलग रचनाएं जो कि बीए लेवल की जो रचनाएं होती थी, एमए लेवल की जो रचनाएं थी वो ऐड की थी 2022 में। तो कुछ चेंजेस हुआ था, और प्रश्नों का वर्गीकरण कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं वो 18 में तो एक डिवाइडेशन था कि यहाँ से इतने प्रश्न आने, लेकिन जो 22 वाले वैकेंट जो सिलेबस आया था उसमें जो है डिवाइडेशन नहीं था। उसमें यह था कि कहीं से भी कुछ कितने प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन औसत जो है मैंने देखा है जो पेपर हमारे हुआ था तो मैंने औसत निकाला कि हाँ, लगभग इतने प्रश्न तो व्याकरण के बने, इतने प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के बने, इतने काव्य शास्त्र के बने। तो वो मैंने एक वर्गीकरण किया है, तो उसको मैं आपको बता दूंगा और आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। लगभग उसी के इर्द गिर्द आंकड़ा घूमेगा। बहुत सारे आपके प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि सर अब ये किताबें जो एनसीईआरटी की हटा दी गई थी क्या वो जोड़ी जा सकती है, तो हो सकता है कि नई गवर्नमेंट उस चीज़ को ऐड कर ले, लेकिन अभी आपको जो वर्तमान में जो सिलेबस आपके सामने है उस हिसाब से तैयारी करनी है। क्या ऐड होगा, क्या छोड़ा जाएगा, उसके बारे में सोचना नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत ही थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो बाकी बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे अपने जो स्कूल व्याख्याता का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी का, स्कूल व्याख्याता जो सेकंड पेपर होता है हिंदी का, उसको लेके कि पुस्तक सूची क्या रखें, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और क्या रणनीति अपनी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर जो 2022 में आया था। तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर लेते हैं। पाठ्यक्रम 2022 में तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे थोड़ा 18 वाले से, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम को जो है मुख्यतः 4 खंडों में विभाजित किया है। कितने भागों में बंटा है? 4 खंडों में विभाजित किया है अपने पाठ्यक्रम को, ठीक है। पहले खंड की बात करते तो इसमें है उच्च माध्यमिक स्तर की रचनाएं, माध्यमिक स्तर का सिलेबस शामिल है ना, उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम शामिल है। दूसरी बात करें तो इसमें जो है स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम शामिल है, और तीसरे में बात करें तो स्नातकोत्तर लेवल का इसमें पाठ्यक्रम जो है शामिल किया गया है, रचनाएं शामिल है। और चौथे बात करें तो इसमें जो है वही अपने मनोविज्ञान आईसीटी इसमें शामिल है, ठीक है, मनोविज्ञान आईसीटी। अब बात करते हैं कि वर्तमान में जो है आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो मनोविज्ञान है वो फर्स्ट पेपर में आएगी, इसमें नहीं आएगी, तो फिर हो सकता है कि जो अपना जो पाठ्यक्रम जो रचनाएं हैं या अपना इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं तो 4 खंडों में विभाजन किया, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर और मनोविज्ञान आईसीटी 4 खंड है। अब इस जो उच्च माध्यमिक स्तर वाला हिस्सा है इसमें जो इसको भी 2 भागों में बांटा है, अ और ब में। तो इसमें बात कर लेते हैं, इसमें जो 2 भाग हैं अ और ब, तो इसमें तो है व्याकरण, ठीक है, व्याकरण और अपनी जो है जो अर्थशास्त्र जो वो लगते हैं व्याकरण के साथ साथ अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, जो ज्ञापन सूचियाँ जो पूछी जाती है उसके बारे में इसी में व्याकरण के साथ शामिल है। और इसमें शामिल है थोड़ा काव्यशास्त्र वाला ही पाठ्यक्रम, थोड़ा सा काव्यशास्त्र जिसमें है शब्द शक्ति शामिल है और अलंकार शामिल है, और बात करें कि छंद शामिल है, काव्य गुण शामिल है और काव्य रस शामिल है। इसमें रस की उत्पत्ति, उद्भव और कितने रस हैं वो उनके उदाहरण, लक्षण, उदाहरण, इसके बारे में काव्यशास्त्र का हिस्सा इसमें और वह इसमें शामिल है, ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर में। अब पहले बात करें जो 18 वाला पाठ्यक्रम था उसमें क्या था, ये जो काव्यशास्त्र वाला हिस्सा था ये यहाँ ऐड नहीं था, ये था स्नातक स्तर में, शब्द, शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण वाले, और यहाँ थी एनसीईआरटी किताबें 11th 12th की। तो इस हिस्से से उच्च माध्यमिक स्तर में जो व्याकरण की प्रश्न और जो 11 12वीं की जो किताबें थी वहाँ से मिला, ये टोटल कितने प्रश्न आते थे? 55 क्वेश्चन आते थे पहले। 18 वाले सिलेबस के अनुसार बात कर रहे हैं, 55 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो है अब जो है वो सिलेबस 11th 12th की जो रचना हटा दी और काव्यशास्त्र का ये हिस्सा ऐड कर दिया और व्याकरण वाला हिस्सा इसमें है।
तो अब कितने प्रश्न बनते हैं, तो जो विश्लेषण मैंने किया है पिछले सालों के पेपर देखे हैं तो व्याकरण के लगभग प्रश्न आए हैं, जो मतलब हमारा 22 का जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 20 प्रश्न के आसपास जो है इस व्याकरण वाले हिस्से से बन रहे हैं। ठीक है, कितने प्रश्न बन रहे हैं, 20 प्रश्न। और अलग काव्य शास्त्र की शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, कागुण, ये 5 जो टॉपिक है इनसे लगभग बन रहे हैं 10 प्रश्न। 20 और 10 प्रश्न लगभग इनसे बन रहे हैं। बात करते हैं तो इस स्नातक लेवल वाले में जो है केवल हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया है। पहले यहाँ कौन सा हिस्सा था, ये काव्य शास्त्र वाला भी स्नातक में था। वर्तमान में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह इसमें ऐड है। और इसके लगभग सर्वाधिक प्रश्न जो है, सर्वाधिक भाग अपने पाठ्यक्रम में माने स्कूल व्याख्याता का द्वितीय प्रश्न पत्र में, तो इसी का इसमें से लगभग 60 के आसपास प्रश्न इसमें से आए हैं। ठीक है, 60 के आसपास, मतलब देखो कंफर्म ये नहीं है ना, कुछ 1 2 3 प्रश्न कम ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी लगभग आंकड़ा यही है, मैंने काउंट किए प्रश्न इस हिसाब से। और बात करते हैं स्नातकोत्तर स्तर में, तो इसमें कुछ हिस्सा जो है काव्य शास्त्र का भी है, काव्य शास्त्र का है, काव्य शास्त्र का, और कुछ हिस्सा जो है इसमें रचनाएं शामिल की गई है, जो नई रचनाएं। पहले तो थी किताबें, ये रचनाएं पहले हमारे सिलेबस में नहीं थी। रचनाएं जब एनसीईआरटी किताबें हटा दी तो फिर कुछ स्नातकोत्तर स्तर की जो अच्छी खासी बढ़िया जो ऊंचे लेवल की रचनाएं थी वो यहाँ ऐड की है, जिसमें अपने जो है कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस का बालकांड, बी आर रत्नाकर का प्रारंभिक 25 दोहे और साकेत का नवम सर्ग जो है इसमें ऐड किया गया है। और निबंध में बात करें तो कविता क्या है और शिरीष के फूल जैसे निबंध इसमें ऐड है। और कहानियों में कफन प्रेमचंद की, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी का, और यही सच्चे मनु भंडारी का इसी में ऐड है। और यही ऐड है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियाँ, राजभाषा और देवनागरी लिपि, ये इसी हिस्से में ऐड है। ठीक है, और काव्य शास्त्र में यहाँ है, एक तो है काव्य हेतु लक्षण, काव्य हेतु काव्य लक्षण, और दूसरा है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, जो सिद्धांत है ध्वनि सिद्धांत, मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाला हिस्सा इसमें है थोड़ा, ध्वनि सिद्धांत। और इसमें अरस्तु का जो है अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, और लॉन्जेस का उदात्त तत्व सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद जो है ये अपने स्नातकोत्तर स्तर में ऐड किया गया है। अब बात करें स्नातकोत्तर स्तर के इसकी, तो 10 प्रश्न लगभग इसके बनते हैं यहाँ से 10 प्रश्न। और बात करें रचनाओं की, तो रचनाओं में से जो है लगभग मैंने बता दिया आपको कि अपने कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस, बी आर रत्नाकर, साकेत के कुछ इससे शामिल है। निबंध, कविता क्या है, शिरीष के फूल, और कहानी, कफन, पुरस्कार, यही सच है। और इसमें हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और विकास बोलने, राजभाषा और देवनागरी लिपि भी इसमें ऐड है। तो इसमें यहाँ लगभग 15 प्रश्न जो है यहाँ से बन जाते हैं, अपने 15 प्रश्न रचनाओं से। और बात करते हैं मनोविज्ञान और आईसीटी से, तो मनोविज्ञान के लगभग प्रश्न बन जाते हैं 22 से 25 प्रश्न यहाँ बन जाते हैं, जो मान के चलें लगभग 30 के प्रश्न आसपास मान लो आप, तो 25 से 30 प्रश्न। और आईसीटी के बन जाते हैं लगभग 5 से 10 प्रश्न, 5 से 10 प्रश्न जो है लगभग, बीच में कुछ आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी 25 या 30 प्रश्न इसमें बनते हैं और 5 या 10 प्रश्न लगभग यहाँ से बन जाते हैं। इस प्रकार अपने जो है पूरे 150 क्वेश्चन हो गए। 20 प्रश्न व्याकरण के आ गए, 10 प्रश्न काव्य शास्त्र जो हिस्सा उच्च माध्यमिक स्तर पर लगा हुआ है तो 30, और 60 के लगभग प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के आ रहे हैं, तो ये हो गए 90, और 10 जो है काव्य शास्त्र वाला हिस्सा आ गया स्नातकोत्तर का, तो 100। और ये जो हिस्सा है रचनाएं, 15 की रचनाएं आ गई, और इधर 10 प्रश्न अपन इधर इसके मान सकते हैं आईसीटी के, तो ये हो गए 15 या 5 प्रश्न मान सकते हैं, तो 15, 5, 20, और इधर मान लो मनोविज्ञान के 30, तो इस प्रकार 150 क्वेश्चन अपने हो गए टोटल। कुछ हिस्सा मतलब व्याकरण के हो सकते हैं 17 से 18 क्वेश्चन रह जाएं, काव्य शास्त्र के बढ़ जाएं, इधर कुछ आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इन्होंने डिवाइडेशन नहीं किया है, पर मोटा मोटा अपन अनुमान ये लगा सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस हिस्से को ज़्यादा समय देना है, किस हिस्से को ज़्यादा पढ़ना है और किस हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो, अगर ये डिवाइडेशन अगर वो दे चुके होते, अगर आरपीसी देती तो शायद इतने अपने को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जो है 18 तक तो उन्होंने दे रखा था, लेकिन 22 में नहीं दिया। हो सकता है अब जो नए पाठ्यक्रम आए हो सके उसमें डिवाइडेशन आ जाए, पर इस मोटे मोटे अनुमान के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा आपको देना है हिंदी साहित्य के इतिहास को। मनोविज्ञान अगर फर्स्ट पेपर में आती है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें आती है तो फिर मनोविज्ञान को ज़्यादा हिस्सा ध्यान से पढ़ना है, और फिर ये अपने व्याकरण वाला पोर्शन और फिर काव्य शास्त्र वाला पोर्शन। काव्य शास्त्र को ज़्यादा, बहुत सारे साथी जो है काव्य शास्त्र को लेकर तनाव में आ जाते हैं कि सर काव्य शास्त्र बहुत कठिन पड़ता है, याद नहीं होता, तो काव्य शास्त्र का इतना रोल है भी नहीं। अगर आप देखें तो 20 प्रश्न के आसपास, यानी कि 18 से 20 प्रश्न उसके बन रहे हैं। बाकी अगर आप रचनाओं को अच्छे से कर लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से कर लेते हैं, व्याकरण अच्छे से कवर कर लेंगे,
और इधर अपने मनोविज्ञान को कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये तो ये अपने पाठ्यक्रम को लेके कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं और आपको किस प्रकार के पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से आपको स्नातक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस पे सबसे सर्वाधिक इस पे ध्यान देना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। देखो छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय है, अभी वैकेंसी आएगी और उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम होगा, तब तक आपके पास लगभग साल भर का समय है। तो आप छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पहले पढ़ना है, मतलब ज़्यादा इसका रिवीजन करना है, ज़्यादा बुक्स इसके लिए पढ़नी है, नोट्स बनाने। उसके बाद जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मनोविज्ञान पढ़ सकते हैं। और अगर मान लो मनोविज्ञान इस सिलेबस से हटा दी जाती है, मान के चलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, बोल भी रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में आएगी, अगर मनोविज्ञान यहाँ से गायब हो गए तो 30 प्रश्न यहाँ से निकल जाएंगे, तो सोचो किसका वेटेज बढ़ेगा। तो अपने वेटेज बढ़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास का। ठीक है, 60 प्रश्न की जगह 80 के प्रश्न आसपास उसमें बनेंगे, बाकी 10 प्रश्न इधर उधर वो कर सकते हैं, पर फिर हिंदी साहित्य के इतिहास का ही वेटेज बढ़ेगा। तो ज़्यादा ध्यान इस पर देना है। और आपको क्या करना है, फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर जो व्याकरण का पोर्शन आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसके देखो 20 प्रश्न के लगभग यहाँ बन रहे हैं और 5 प्रश्न जो है आपके फर्स्ट पेपर में बनते हैं, तो आप वहाँ भी आपको पढ़ना ही है। तो लगभग 25 प्रश्न का मैटर हो रहा है व्याकरण का, तो इस पर भी ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, ये हो गई सामान्य वर्गीकरण। अब पहले 18 में क्या था कि उच्च माध्यमिक स्तर का जो था 55 क्वेश्चन यहाँ से थे, स्नातक में 55 क्वेश्चन यहाँ से थे, 10 क्वेश्चन ICT के थे और बचा हुआ शेष जो हिस्सा था वो मनोविज्ञान ICT से आता था। ठीक है, इस प्रकार ये अपना पहले का पाठ्यक्रम था। तो ये हो गए 4 खंडों में। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी पुस्तक सूची का उनका उसको आप देखें कि इससे आपकी तैयारी जो है फर्स्ट बार में आप जो है अच्छा सिलेक्शन ले पाएँ। मैंने क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेंगे और आप क्या पढ़ सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। ये आपको पता ही है कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूँ। और प्रत्येक क्वेश्चन जो 1 नंबर का 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबरों का जो है पूरा अपना पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग वही है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी सही। तो उसके बारे में नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए और एग्जाम हॉल में किस प्रकार खुद को प्रेशर से हैंडल किस प्रकार करना है, उसके बारे में जो है एक डिटेल में वीडियो बना के बात करेंगे, और ना। और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, सर एक दो कमेंट ऐसे आते सर कट ऑफ के बारे में बात कीजिए। तो इस पर भी ठीक है, कट ऑफ पे बात करना भी मेरे हिसाब से उचित नहीं है, फिर भी आपकी जो क्योरीज रहती है तो उस पर बात करना मैं उचित समझता हूँ, तो बात कर लेंगे ना। और कई साथी जो है इस वीडियो को अगर जो नए हैं हमारे चैनल पे साहित्य शिखर क्लासेस पे, हिंदी के अभ्यर्थी स्वाभाविक वही देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप हिंदी से व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको ग्रामर, साइकोलॉजी, ICT पढ़नी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक को लेके पूरा निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है, बहुत ही डिटेल, बहुत शानदार से। आप अन्य साथी जो पढ़ रहे हैं उनसे एक बार कमेंट के माध्यम से, बातचीत करके माध्यम से पूछ लें कि किस प्रकार कोर्स करवाया जा रहा है। हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, नोट्स बनवाते हुए चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़े। और आप जो है मुझसे बातचीत करने के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, साहित्य शिखर क्लासेज उमाशंकर पंचोली RS, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपकी कोई क्वेरीज हो या कमेंट के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में भी कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाद में टेस्ट सीरीज का भी आयोजन रखेंगे। चलो, स्कूल व्याख्याता का सेकंड पेपर के बारे में ये होगी, कितने प्रश्न आते हैं, कहाँ क्या याद करना है, कितनी तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में कि सर कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े। जो नए फ्रेशर हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि वह एक बार जो बुक लिस्ट में बता रहा हूँ उसको देख सकते हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेके कि हाँ मैं इस प्रकार तैयारी करूँगा, मतलब ये बुक लिस्ट लेके आके तैयारी कर सकता है। बाकी जो साथी अभी पूर्व तैयारी कर रहे हैं, जिन जो 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, या वो 22 वाला अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये है कि ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। आपके पास नोट्स हैं, आपने तैयारी की है, आपके पास बुक्स भी होगी ऑलरेडी, तो उसी बुक्स को रिवीजन करें, उसी किताबों को पढ़ें, नोट्स जो हैं उन्हीं को रिवाइज करते रहें। क्योंकि देखो ज़्यादा भटकाव रखने से कुछ नहीं होने वाला ना, ज़्यादा भटकना नहीं है। अपने पाठ्यक्रम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके आपको बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। क्योंकि मान लो अगर आप 1-2 नंबर से रहना, कहीं सिलेक्शन में कुछ कमी आ रही है, तो वह रिवीजन के या कुछ मैनेजमेंट के अभाव में हो रही होगी। बाकी अगर आप मान लो ठीक है, फिर आपको लगता है कि सर ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे ये किताब की आवश्यकता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी मेरा तो ये कहना है कि आपके पास जो नोट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहें। और नए फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए भी मैं ये कहूँगा, मेरा एक सुझाव है कि मार्केट में जो है ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना आए। अगर आपको पूर्णतः विश्वास है मेरे ऊपर, तो जो पुस्तक सूची में बता रहा हूँ उसी का पालन कर लें। बस शर्त ये है कि आपको रिवीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पुस्तक, कोई भी कोचिंग, कोई भी नोट्स जो है ख़राब नहीं होते, कमी होती है तो अपन खुद ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाते और भटकते रहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पुस्तक सूची बता रहा हूँ, उसके अलावा भी आप कहीं से और भी देख रहे हो, फिर वो भी लेके आ रहे हो किताबें, और मैंने बताया वो किताबें भी लेके आ रहे हो, और फिर पढ़ रहे हो और रिवीजन जो है समय पर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहाँ जाके आप जो है आपका नुकसान खुद कर रहे हो।
आपको क्या करना है, एक जगह विश्वास करना है और उन्हीं पुस्तक सूचियों को कम से कम 5 से 6 बार एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना है, फिर देखना आपकी सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यह ना करें कि सर जो है मैंने कोई किताब बता दी उसी को भी लेके आ रहे हो, फिर आपका कोई फ्रेंड कहेगा आप उस किताब को भी लेके आ रहे हो, फिर किसी और ने बता दी कि ये किताब पढ़नी चाहिए तो आप उस किताब को भी लेके आ रहे हो, तो इससे जो है नुकसान आप ही का होगा। तो ध्यान रखें कि भटका में नहीं आना है, पाठ्यक्रम जो चूज करना है वो ध्यान से चूज करना है ताकि बार बार रिवीजन कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि पुस्तक सूची की क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और मैंने क्या पढ़ा था, और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन मेरे दोस्तों से जो है मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने वो फॉलो की, तो उसके हिसाब से मैं आपको वो किताबें लिखवा रहा हूँ, तो आप उसी किताबों को लेके आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब देखो अपना जो है हमने पूरे पेपर को जो है 4 खंडों में विभाजित किया है, ठीक है ना। तो जो खंड पहला है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, खंड फर्स्ट। अब इस खंड फर्स्ट में बताया था मैंने आपको कि एक तो हिस्सा है व्याकरण का पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा बताया था मैंने काव्य शास्त्र वाला, काव्य शास्त्र। ठीक है, व्याकरण के लिए मैंने क्या पढ़ा था, तो देखो 9वीं से है ना 12th तक एक बुक चलती थी पुरानी एनसीईआरटी की, इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ पहले, है ना, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार दोबारा विश्लेषण के साथ बनाइए, किस तरह तैयारी हमें करनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए, उस हिसाब से बना रहे। तो व्याकरण की 9वीं से 12वीं किताब आती है सोहनदान चारण जी की, वो किताब आप ला सकते हैं और इस किताब से जो है बहुत ही बेसिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका जो है पूर्णतः आपको पूरी हेल्प मिलेगी। और मैंने यही पढ़ी है, उससे मुझे बहुत बेस्ट हेल्प मिली है और मेरा काम भी हुआ है, उसमें मेरे लगभग जो प्रश्न बैठे हैं। और इसके अलावा आप जो है रेफरेंस बुक के तौर पे एक जो अपनी वो किताब आती है राघव प्रकाश जी की व्याकरण, वो वाली किताब लेके आ सकते हो, विशेषकर पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, उनके लिए जो है राघव प्रकाश जी किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब जो है इस किताब से जो है आपको बहुत सारे डिटेल्स में जो विलोम पर्यायवाची जो है अगर आप 2 बार ही पढ़ लोगे फिर वहाँ से आपका जो अपना आंसर निकाल सकते हो, है ना। इसी हिस्से में मैंने बताया कि आपको जो अपना परिपत्र हो गया, अधिसूचना हो गई, वो वाला हिस्सा आता है, यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम वाला हिस्सा आता है, तो उसे भी आप जो है यहाँ नोट कर लेंगे। इसी में आता है ना, इसी में अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम को लेकर प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए जो है 12th क्लास में अपनी किताब चलती है अभिव्यक्ति और माध्यम, 12th क्लास में एनसीईआरटी किताब है, ठीक है ना। अभिव्यक्ति और माध्यम किताब है, वहाँ से आप जो अपने परिपत्र, अधिसूचना वाले जो प्रश्न बनते हैं वह आप अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके निकल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग कर रहे हैं कहीं से, तो वहाँ के भी आपको नोट्स होंगे उसके, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है यहाँ से। तो व्याकरण वाली फोर्थ से तो मेरे हिसाब से सोहनदान चारण जी किताब देख लो, राघव प्रकाश जी को देख लो, और अभिव्यक्ति माध्यम के लिए 12वीं की एनसीईआरटी देख लो, बस इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो है आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो फिर साथ उसके नोट्स, बस ये सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ मत देखो, ठीक है। फिर आपको लगता है कि सर इस मैटर के अलावा मेरे पास कोई और अच्छी बुक है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, वो भी आप पढ़ते रहें, और इनको अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। बात करते हैं दूसरा जो हिस्सा है वो है काव्य शास्त्र का, ठीक है। काव्य शास्त्र में मैंने बात की थी अलंकार, काव्य गुण, उसके जो हिस्सा है, तो इसमें जो है इसके लिए 2 किताबें, एक तो नरोत्तम स्वामी जी की है अलंकार परिजात, अलंकार परिजात, ठीक है। नरोत्तम स्वामी जी की अलंकार परिजात आती है, इसमें काव्य गुण, अलंकार, रस, उनके बारे में अच्छे से वर्णन दे रखा है। और इसके अलावा बात करें तो दूसरी किताब आती है विवेक शंकर जी के, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से आती है, विवेक शंकर की भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, विवेक शंकर की भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नाम से आती है, तो किताब भी आप ला के आ सकते हैं और किताब पढ़ सकते हैं। मेरे पास दोनों किताबें और मैंने किताब अच्छे से पढ़ी है, अलंकार परिजात भी और विवेक शंकर भी। और इसके अलावा भी एक तरीका और भी है जो मैंने भी अपनाया था,
कुछ चीज़ों के शॉर्ट नोट्स आपको अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल से मैंने नोट्स बनाए थे, जैसे काव्य गुण है, अलंकार, रस है, उनके जो नोट्स हैं, रस निष्पत्ति है, साधारणीकरण है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो समझ में नहीं आती, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कुछ वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो है आप जो है यूट्यूब पे और गूगल पे नोट्स देख सकते हैं। बाकी आप अगर कहीं भी नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और एक किताब लेके आ सकते हैं, ये पढ़ लें। और इसके अलावा हम जो है पूरा स्कूल व्याख्याता और इष्ट देवता कोर्सेज साहित्य सागर क्लासेस में करवा रहे हैं। तो ये जो नोट्स बनवा रहे हैं उन नोट्सों के साथ साथ आप इन बुक्स को पढ़ लें, उसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हिस्सा। जो खंड वाला हिस्सा है, खंड फर्स्ट वाला, उसमें व्याकरण और काव्य शास्त्र वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट है। तो ठीक है, ये हो गए बुक्स। अब बात करते हैं दूसरा खंड जो है 2 वाला, स्नातक स्तर की रचनाओं वाला खंड दूसरा। दूसरा खंड है स्नातक स्तर। और स्नातक स्तर में क्या शामिल है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अब हिंदी साहित्य का इतिहास को देखें, बहुत सारी किताबें मार्केट में है ना, बहुत ही सारी मार्केट जो किताबें मार्केट में, कौन सी किताबें पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें, इसका बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है। और मैं मानता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई किताब आपके पास ज़रूर होगी इसको लेके, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। लेकिन मैंने क्या पढ़ा उसके बारे में बात करें तो मैंने एक किताब पढ़ी है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की। ठीक है, यह किताब जो है विशेषकर नेट को लेके लिखी गई है, लेकिन ये किताब जो है बहुत ही शानदार है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें लिखा है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। अब वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब ये नहीं कि ये जो है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये जो है टू द पॉइंट है ना, टू द पॉइंट बुक है। मतलब आपको लगेगा जैसे कोई प्रश्नोत्तरी ही हल करें, टू द पॉइंट बुक है ये। और मैंने ये पढ़ी है, और इसमें जो है बहुत डिटेल में, जैसे उपन्यास तो बहुत ही डिटेल में दे रखे हैं, तो उपन्यासों का वर्ष दे रखा है, उपन्यासों की विषय वस्तु क्या है वो दे रखी है। तो इस किताब से मुझे 2 फ़ायदे हुए थे। मैंने ये जब किताब पढ़ी थी, लगभग 5 से 6 बार किताब पढ़ी मैंने, तो एग्ज़ाम में तो मेरा जो प्रश्न जो आए उससे मेरे हल हो ही गए। इसके साथ साथ मैंने उससे एग्ज़ाम के 15 अक्टूबर से 15 दिन पहले मेरा जो एग्ज़ाम था नेटो का, वो भी मैंने दिया था। तो ये किताब पढ़ी थी और उससे मेरा फिर नेट भी क्लियर हो गया मेरा। ठीक है, ये हो गई बात। और इसके अलावा दूसरी किताब अगर पढ़ना चाहें तो मैंने थोड़ी सी हेल्प ली थी, वो थी मनोज मिश्रा सर की किताब है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। मनोज मिश्रा सर की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये किताब आप ला सकते हैं। और ये किताब भी मैंने पढ़ी, इससे भी मैंने हेल्प ली है, और ये दोनों किताब मेरे पास थी। और इसके अलावा अगर वर्तमान में बहुत सारी जो चर्चित किताबों के नाम आ रहे हैं, तो उसमें जो है KR मैया सर की बुक आई है एक, वो भी लेके आ सकते हैं, KR मैया सर की। अब देखो इस किताब के लिए ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ी है। ठीक है, इसके लिए मैं नहीं कह सकता कि किताब कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन आप इसे वर्तमान में जो है बहुत सारे साथियों की बातचीत हुई तो बोलते हैं कि ये सही किताब है, तो ये लेके आ सकते हैं। अब आपका जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि सर ऑब्जेक्टिव की भी वो कोई बुक बताओ। तो अगर वस्तुनिष्ठ के हिसाब से बात करें तो ऑब्जेक्टिव बुक के हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से तो पिछले सालों के जो प्रश्न पेपर है उसे हल कर लेना। पहले पुराने प्रश्न पत्र देख लें, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा। टेस्ट सीरीज भी बाद में ज्वाइन करें, अगर एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए तो पहले पुराने प्रश्न पत्र निकालें। उसके अलावा जो बुक की बात करें तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। आपका बहुत सारे लोगों का कमेंट इस बारे में था ऑब्जेक्टिव के लिए, तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले आए। इसमें जो है पिछले सालों के प्रश्न पेपर हैं, अलग अलग स्टेटों में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से। देखो हिंदी साहित्य का हिंदी जो है अपने उत्तर भारत के लगभग सारे स्टेटों में हिंदी का एग्ज़ाम होते हैं, तो वो प्रश्न सारे वही के घूम फिर के वही बनते हैं। तो ये निकाल सकते हैं आप। इसमें क्या है, व्याख्या भी दे रखी है प्रश्नों की, उससे आपका जो है रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा, और आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी देख लोगे किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उनकी क्या लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो स्नातक हिंदी साहित्य इतिहास के लिए मैंने यही पढ़ा था, सरस्वती पांडे और मनोज मिश्रा सर। और ऑब्जेक्टिव के लिए देख सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव इससे नहीं निकाले थे, मैं बता दूँ मैंने क्या किया था। पुरस्कार के मेरे पास पुरानी बुक पड़ी थी, तो उसमें दे रखे हैं पीछे ऑब्जेक्टिव, वो निकाले थे। और इसके अलावा जो है नेट की किताब आती है अरिहंत की, मेरे पास वो भी थी, तो अरिहंत में भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, आप देखना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं लगभग। तो अरिहंत के मैंने ऑब्जेक्टिव निकाले थे, मैंने ये नहीं पढ़ी थी, मैंने दोनों पढ़ी थी। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव निकाले थे और थ्योरी नहीं पढ़ी थी ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी आप ये भी लेके आ सकते हो, और अगर ये दोनों करें तो भी बेस्ट है, बस इसमें व्याख्या नहीं है, इसमें व्याख्या दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं खंड तीसरे की, स्नातकोत्तर स्तर के।
खंड स्नातकोत्तर स्तर की रचनाएं। अब इसमें क्या क्या शामिल है, एक तो इसमें शामिल है वही काव्यशास्त्र, जिसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ टॉपिक शामिल है, और अपने शामिल है जैसे रस और रस की निष्पत्ति, उत्पत्ति, साधारणीकरण, उसके बारे में। तो उसके लिए विवेक शंकर जी की बुक लेके आ सकते हैं, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र वाले विवेक शंकर जी की बुक लेके आ जाओ, वही सफिशिएंट है। ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको साधारणीकरण, रस की निष्पत्ति, सब कुछ मिल जाएगा। अरस्तु का सिद्धांत, वो जो भी सिद्धांत है उसको सब मिल जाएंगे आपको काव्यशास्त्र के। और दूसरी बात है रचनाओं की। तो रचनाओं के लिए देखो, मैंने जो पढ़ा है वह है सरसा पब्लिकेशन की किताब है मधुरिमा। सरसा पब्लिकेशन की किताब थी मधुरिमा। ठीक है, ये मार्केट में मिल जाएगी आपको। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर किताब कहाँ मिलेगी, तो मार्केट में मिल जाएगी आपको, आप तलाश कर लें। सरसा पब्लिकेशन की किताब थी मधुरिमा, ये मैंने पढ़ी है। इसमें जो है लेखक के परिचय, कवि परिचय बहुत शानदार दे रखे हैं, पाठ पूरा दे रखा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो बहुत ही शानदार किताब थी, मैंने यही पढ़ी थी, आप इसे ला सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई गाइड है तो गाइडों में भी रचनाएं दे रखी होती है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। और अंत में बात करें अपन, तो जो खंड चौथा है उसमें है मनोविज्ञान प्लस ICT। तो इसके लिए तो धीर सिंह धाबाई की पुस्तक लेके आ सकते हो, किसी कोचिंग के नोट्स हो तो वह देख सकते हो। धीर सिंह धाबाई की किताब है, इसमें मनोविज्ञान और ICT दोनों शामिल है। और धीर सिंह धाबाई जी की किताब है ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, ठीक है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की है, मनोविज्ञान की है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की किताब है मनोविज्ञान की, वह सोल्व कर व्याख्या भी कर रखी है उन्होंने। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुक मिल जाएगी आपको धीर सिंह धाबाई की। उसमें पिछले लगभग 8 से 10 सालों के जो भी पेपर हुए हैं, जो सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, संस्कृत विभाग के, सामान्य शिक्षा विभाग के, तो जो प्रश्न आए उनका सारा उनको विश्लेषण व्याख्या भी कर रखी है, और इन्होंने व्याख्या कर रखी है, तो वो लेके आ सकते हैं। ताकि आपको, क्योंकि मनोविज्ञान में बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो आप एक किताब लेके आ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है मनोविज्ञान ICT पे हो गई, और ये किताबें सफिशिएंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखो, धीर सिंह धाबाई के अलावा वंदना मैम की भी किताब आती है ना, और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो आप इसमें से जो भी आपको सही लगे, जिसकी लैंग्वेज सही लगे, वो देख सकते हैं, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं। ICT भी उसी में शामिल है किताब में। और ये स्नातकोत्तर स्तर का हो गया। इसके अलावा आपको आपके पास जो नोट्स हैं या जो बुक्स हैं, आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो वो साथ के साथ पढ़ते रहें, वो सफिशिएंट बेटर है। और बाकी आप इनमें से कुछ ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना समय हमें एग्ज़ाम को देना चाहिए, कितने समय में हम जो है एक अच्छी खासी तैयारी अपनी कर सकते हैं, और किस हिस्से को ज़्यादा समय दें। तो मैंने बताया था आपको कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस हिस्से को ज़्यादा समय देना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को ज़्यादा समय देना है। और बात करें कि नॉर्मली जो है कम से भी कम आप अगर 3 से 4 महीने तैयारी करते हैं सेकंड पेपर की, केवल सेकंड पेपर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसमें अच्छा कवर कर लेंगे ना। 3 से 4 महीने अगर आपने सब्जेक्ट को दे दिए, लगभग रोज़ के 10 घंटे, लगभग 10 घंटे पूरी शुद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी दिमाग के इधर उधर भटका होके अगर 10 घंटे आपने 3 से 4 महीने पढ़ लिया, तो आपका व्याख्याता का जो पेपर है अच्छे से आप उसे कवर कर लोगे। बाकी अब एक अलग वीडियो और बनाएंगे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को लेके कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कि सुबह किस तरह पढ़ें, कितना हिस्सा, कितने घंटे, अगर दिन भर के 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कितना हिस्सा फर्स्ट पेपर को पढ़ें, दोनों को साथ साथ पढ़ें या अलग अलग पढ़ें, और एक टाइम टेबल क्या हो सकता है कि इस हिसाब से बेटर तैयारी करें, ताकि 5 से 6 महीने में एक अच्छी खासी तैयारी हो जाए और अपना जो सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत।